वर्षा शर्मा आपको दिखाते हैं खबर 1 मिनट, यानी कि 1 मिनट में खबरों का पूरा विश्लेषण। मार्च को लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में योगी सरकार का शपथ ग्रहण होगा, जिसको लेकर भव्य तैयारियां की जा रही हैं। करीबन 50,000 लोग शपथ ग्रहण कार्यक्रम में पहुंचेंगे, जिसमें पीएम मोदी और अमित शाह समेत बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। पीएम मोदी के आगमन कार्यक्रम को देखते हुए इकाना स्टेडियम में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की जा रही है। इकाना स्टेडियम के आसपास 3 हेलीपैड बनाए जा रहे हैं, जिसमें वीवीआईपी गेस्ट के विमान उतरने की व्यवस्था होगी। एक 112 जो सेंटर बनाया गया है वहाँ पर हेलीपैड बनाए गए हैं, एक इकाना के पीछे और एक इकाना के परिसर में ही हेलीपैड बनाया गया है। यानी कि प्रयास ये है कि जो खास मेहमान आ रहे हैं उनको उनके विमान उतरने की जगह दी जाए। और ये देखिए, ये जो पूरा का पूरा रास्ता देख रही है आप इकाना स्टेडियम का, एक वीवीआईपी एंट्री गेट ये है, अगला एंट्री गेट वो है और 3 इसके पीछे हैं। लेकिन इन 2 गेट पे ही सबकी निगाहें लगी हुई हैं और यहीं पर सुरक्षा घेरा ज्यादा बढ़ाया जा रहा है। अधिकारी लगातार इकाना स्टेडियम पहुंचकर व्यवस्थाओं की जानकारी लेने में जुटे हैं, तो पुलिस और एसपीजी भी सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने में जुटी है। 25 मार्च को योगी आदित्यनाथ लखनऊ के इकाना स्टेडियम में दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उससे पहले प्रोटेम स्पीकर के चयन को लेकर भी कवायद तेज हो गई है। यूपी में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है। जहां योगी आदित्यनाथ 25 मार्च को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में प्रोटेम स्पीकर की रेस भी तेज हो गई है। दरअसल विधानसभा सचिवालय ने 17 वरिष्ठ विधायकों के नामों का पैनल राजभवन को भेजा है। आज राज्यपाल इन नामों पर मंथन करेंगी और जल्द ही प्रोटेम स्पीकर का नाम का ऐलान हो जाएगा। यही प्रोटेम स्पीकर नए विधायकों को शपथ दिलाएगा और विधानसभा अध्यक्ष के चयन की जिम्मेदारी प्रोटेम स्पीकर पर ही रहेगी। प्रोटेम स्पीकर की रेस में सुरेश खन्ना, जय प्रताप सिंह, सतीश महाना, माता प्रसाद पांडे, रमापति शास्त्री, दुर्गा यादव समेत 17 वरिष्ठ विधायक हैं, जिसकी सूची विधानसभा सचिवालय ने राजभवन को भेज दी है। एक तरफ यूपी सरकार के गठन की प्रक्रिया चल रही है, तो राज्य संपत्ति विभाग भी कैबिनेट मंत्रियों के लिए सरकारी आवास तैयार करने में जुटा है। ये पहले सरकार में कैबिनेट मंत्री का था, वो अब इसको छोड़ चुके हैं और कुछ बंगले ऐसे ही हैं जो चुनाव हार गए और अब वो खाली कर रहे हैं। उन बंगलों को अब यहाँ पे साफ सफाई करवा के रेडी किया जा रहा है। विधायकों की संख्या के आधार पर 60 मंत्रियों के लिए बंगले तैयार करवाए जा रहे हैं। नए लोगों के लिए भी आवास तैयार करा दिए गए हैं, जिनका जरूरत के हिसाब से आवंटन किया जा सकेगा। इसके अलावा राज्य संपत्ति विभाग ने 200 गाड़ियां भी तैयार करवाई हैं। जो मंत्रिमंडल का गठन होगा, गठन होने के उपरांत जो हमारे मंत्री आवास के रूप में चिन्हित बंगले हैं, कालिदास मार्ग, विक्रमादित्य मार्ग, NDMR और अन्य सरकारी कॉलोनी में, उन बंगलों का चिन्हांकन ऑलरेडी है और जो भी माननीय मंत्रीगण बनेंगे, शपथ लेंगे, उनको सक्षम स्तर से अनुमोदन के उपरांत उनको बंगले आवंटित किए जाएंगे। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आजमगढ़ लोकसभा से इस्तीफा दे दिया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा। यूपी की सियासत में पूरा फोकस रखने के लिए अखिलेश यादव ने ये बड़ा फैसला लिया है। अखिलेश 2022 के चुनाव में करहल सीट से विधायक चुने गए हैं, लिहाजा यूपी में दमदार विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए अखिलेश ने सांसद पद से इस्तीफा दिया। अखिलेश यादव 2019 में आजमगढ़ से सांसद चुने गए थे। इस्तीफा देने से पहले अखिलेश यादव ने आजमगढ़ और करहल की जनता के बीच पहुंचकर रायशुमारी की थी, जिसके बाद उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से भी बात की थी। इस इस्तीफे के साथ ही अखिलेश ने 2024 और 2027 चुनाव को लेकर अभी से अपना रुख साफ कर दिया है। रामपुर से एसपी सांसद आजम खान ने रजिस्टर्ड डाक के जरिए अपना इस्तीफा भेजा। आजम खान ने इस विधानसभा चुनाव में जेल में रहकर रामपुर सदर सीट से चुनाव जीता है। आजम खान ने 10वीं बार विधानसभा चुनाव जीता है। समाजवादी पार्टी को यूपी विधान परिषद के चुनाव में बड़ा झटका लगा है। मथुरा, एटा, मैनपुरी क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के दोनों एमएलसी उम्मीदवारों का नामांकन निरस्त हो गया है। समाजवादी पार्टी ने उदयवीर सिंह और राकेश यादव ने एमएलसी चुनाव के लिए पर्चा भरा था, जिसे रिटर्निंग ऑफिसर ने जांच के बाद निरस्त कर दिया है, जिससे बीजेपी के एमएलसी उम्मीदवार आशीष यादव और ओम प्रकाश निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। वो गए वहां तक, उनके द्वारा अनुपूरक शपथ पत्र भी दाखिल किया गया। अनुपूरक शपथ पत्रों की समीक्षा भी हुई। समीक्षा के उपरांत चूंकि जो भी डॉक्यूमेंट उन्होंने दाखिल किए वो पूरे नहीं पाए गए। वहीं एसपी के एमएलसी उम्मीदवार रहे उदयवीर सिंह ने नामांकन निरस्त के फैसले को प्रशासन की साजिश बताया है। लेकिन जहां आरोप खुद टाइम से आ न रहा हो, जहां पुलिस खड़े होके पत्थरबाजी करा रही हो, लोगों से मारपीट करा रही हो और अपने साथी पुलिस वालों के पिट जाने पे भी कुछ नहीं कह पा रही हो,
वहाँ मुख्यमंत्री कप्तान कह रहा हो कि योगी आदित्यनाथ नहीं चाहते, उनसे आगे हम नहीं जा सकते, तो इससे ज्यादा हम लोग क्या कर सकते। उत्तराखंड में बुधवार को धामी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है, जिसे ऐतिहासिक बनाने में अधिकारी जोरों शोरों से जुटे हुए हैं। देहरादून के परेड ग्राउंड में शपथ ग्रहण होगा। धामी के शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी के भी शामिल होने की संभावना है। साथ ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत बीजेपी शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हो सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और लगभग 10 राज्यों के मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। उसके अतिरिक्त केंद्रीय मंत्री और उत्तराखंड में मातृशक्ति, सैनिक, हर वर्ग से व्यक्ति इसमें उपस्थित रहेगा। परेड ग्राउंड में करीब 20,000 लोगों के बैठने का इंतजाम किया जा रहा है। शपथ ग्रहण के लिए परेड ग्राउंड में 3 मंच भी बनाए गए हैं। इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और 20 से 25 हजार लोग, बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता, बीजेपी के सभी सांसद, पूर्व मुख्यमंत्री, तमाम बड़े नेता यहां पर मौजूद रहेंगे। और इस ग्रैंड शो को बीजेपी पूरे प्रदेश को दिखाना चाहती है। बीजेपी के लिए बड़ी बात यह है कि लगातार दूसरी बार बीजेपी ने सत्ता में लौटने का एक नया इतिहास रचा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के शहीद स्थल पहुंचकर राज्य आंदोलन के दौरान शहादत देने वाले आंदोलनकारियों को नमन किया। उन्होंने कहा कि इन शहीदों की बदौलत ही नया राज्य उत्तराखंड बना है। वो उत्तराखंड को शहीदों के सपनों का राज्य बनाएंगे और जनता से किए गए संकल्पों को पूरा करेंगे। उत्तराखंड राज्य के आंदोलन में और उत्तराखंड राज्य बनने में हमारे उत्तराखंड के आंदोलनकारियों का, उत्तराखंड के शहीदों का, उनकी शहादत का बहुत बड़ा योगदान है। उनके कारण से ही हमें उत्तराखंड राज्य मिला। उन्होंने हंसते हंसते उस समय मैं कहूँ कि अपनी शहादत दी और उनके मन में सपने थे कि उत्तराखंड राज्य बनेगा तो निश्चित रूप से ऐसा राज्य बनेगा जो हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य होगा। उस राज्य को जो उत्तराखंड के आंदोलनकारियों ने सोचा था, उसको बनाने के लिए हम संकल्पबद्ध हैं, हम वचनबद्ध हैं कि हम उस दिशा में काम करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे और उत्तराखंड के शहीदों के सपनों के अनुरूप उत्तराखंड राज्य को आगे बढ़ाएंगे। पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड का दोबारा मुख्यमंत्री बनाए जाने पर उनको बधाई देने वालों का तांता देहरादून के सीएम आवास पर लगा रहा। कई विधायकों ने सीएम आवास पहुंचकर उनको अगले कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शपथ लेंगे 23 मार्च को मुख्यमंत्री पद की एक बार फिर से। और आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री आवास में किस तरीके की भीड़, उन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ सुबह से ही। पुष्कर सिंह धामी ने दोबारा सीएम बनकर कई मिथक भी तोड़े हैं। मुख्यमंत्री आवास के बारे में कहा जाता है कि यहाँ किसी मुख्यमंत्री ने कार्यकाल पूरा नहीं किया, लेकिन पुष्कर धामी एक बार फिर से इसी मुख्यमंत्री आवास में रहेंगे। अगले 5 साल का कार्यकाल उनका यहाँ पर है, तो बहुत सारे मिथक इस बार टूटे हैं। वहीं इस दौरान सीएम धामी ने फिर से दोहराया कि उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में काम करेंगे। हमारी पार्टी ने संकल्प किया है, हम उन सभी संकल्पों को धरातल पर ले जाएंगे, एक पारदर्शी शासन चलाएंगे, जन जन के द्वार तक पहुंचने वाली हमारी सरकार होगी। पुष्कर सिंह धामी कल मुख्यमंत्री की शपथ लेने जा रहे हैं, लेकिन कैबिनेट को लेकर अभी सस्पेंस बना हुआ है। माना जा रहा है कि धामी कैबिनेट में युवा जनप्रतिनिधियों को मौका मिलेगा। ऐसे में कई विधायकों ने धामी से सीएम आवास पर मुलाकात की। हम लोग को पार्टी ने बहुत सम्मान दिया, 2 बार का विधायक बनने का मुझे मौका दिया इस कम उम्र में, और जो भी पार्टी मेरे को दायित्व देगी चाहे नहीं देगी, मैं पार्टी का सिपाही हूँ, पार्टी के साथ लाइन के अंदर जाऊँगा। मुझे भी आशा है कि मुझे भी जिम्मेदारी दी जा सकती है और वैसे पार्टी जो भी निर्णय करेगी वो हम सब लोगों को स्वीकार है। आभार व्यक्त करती हूँ और निश्चित तौर पर महिलाओं की भागीदारी सरकार में भी होनी चाहिए। सूत्रों की माने तो प्रदेश बीजेपी ने 25 विधायकों की लिस्ट दिल्ली को सौंपी है। दिल्ली इसमें से 11 नाम शॉर्टलिस्ट करेगी। कैबिनेट में तमाम समीकरणों का भी ख्याल रखा जाएगा। सभी, क्योंकि हम लोग सामूहिकता में विश्वास रखते हैं, सब लोग बैठ करके उसमें बातचीत कर रहे हैं और एक ऐसा अच्छा और सुंदर मंत्रिमंडल आपको दिखेगा जो संपूर्ण प्रदेश के विकास के लिए अग्रसर हो। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बुधवार को गाजीपुर पहुंचेंगे। आरएसएस प्रमुख सुबह करीब 11 बजे हथियाराम मठ पहुंचेंगे और शाम 4 बजे तक मठ में रहेंगे। इस दौरान आरएसएस प्रमुख मठ के महंत से भेंट करेंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत मठ में धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इस दौरान वो मंदिर में पूजन दर्शन करेंगे। आरएसएस प्रमुख के कार्यक्रम को लेकर मठ में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कल पूर्वाह्न 11 बजे परम पूजनीय सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन जी भागवत का आगमन इस मठ परिसर में होने जा रहा है। मठ पर आने का विशेष उद्देश्य धार्मिक